हाँ जी बेटा, लिखिए सबसे पहले हेडिंग प्रपोजल। प्रपोजल आज की डेट डाल लेंगे। आज की डेट डाल लेंगे प्रपोजल। मैंने कहा था सेक्शन 2A से स्टार्ट हुआ हमारा। 2A में हमने कहा था प्रपोजल। तो प्रपोजल के बारे में एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, और एज इट इज आप डेफिनेशन को याद रखेंगे, वो जरूरी है। आप जब इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे तो डेफिनेशंस के आगे हम लोग बाइफिकेशंस करेंगे, तो अपना वो भी एक तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। क्या कह रहे हैं आपने लेमन स्टाइल में तो समझा था प्रपोजल में क्या है कि आई वांट टू बाय योर कार। आई वांट टू बाय योर कार, मैं प्रपोजल कर रहा हूं। क्या कह रहा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। मैंने आपको बोला व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी आपको हिज विलिंगनेस। मेरी विल क्या थी, आपकी कार खरीदना। हिज विलिंगनेस टू डू, यानी मैं आपकी कार खरीदना चाहता था, मैंने अपनी विलिंगनेस शो कर दी। और एक मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि मैंने प्रपोजल क्या कहा कि प्लीज ये बराबर वाले घर में इंस्टीट्यूट मत खोलिए, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मैंने क्या प्रपोजल किया कि प्लीज ये काम मत करिए। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको थ्रेट नहीं कर रहा, मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूं कि प्लीज यहां मत करिए। क्या कर रहा हूं, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। साथ में मेरी इंटेंशन क्या है, ये मैंने आपको बोला है। आप एग्री होंगे तभी तो बात बनेगी। उस प्रपोजल में मेरी इंटेंशन है आपको ऑफर करने की कि आप इसके लिए हाँ भी कर सकते हो या ना भी कर सकते हो, लेकिन मेरी इंटेंशन क्या होगी कि आप हाँ करें। तो क्या कह रहे हैं, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। एसेंट मतलब एक्सेप्टेंस, विद अ व्यू। मेरी इंटेंशन ऐसे थोड़ी कहूंगा कि मेरे को आपकी कार खरीदनी है, मना कर दो मना कर दो मना कर दो, ऐसे तो नहीं सोचूंगा। मैं क्या सोच रहा हूं कि आप हाँ करेंगे। क्या कह रहा है, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, यानी वो जो अनदर है वो, यानी मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं, ये मैंने अपनी विलिंगनेस आपको शो की, और मेरी इच्छा है कि आप हाँ करें, आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। गेटिंग माय पॉइंट। डेफिनेशन क्या कह रही है, जो हम बोल रहे हैं देखो वही है। वर्ड्स कितने अच्छे पिरो दिए। अब पढ़ते हैं फिर से, देखो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज, मतलब टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू। पहले क्या है, विलिंगनेस टू डू, एक पार्ट में विलिंगनेस टू डू, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, एक हो गया। फिर विद अ व्यू, अब मेरी इंटेंशन क्या है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। मैं आपसे वो एक्सेप्टेंस चाहता हूं, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट फ्रॉम दैट अदर, यानी वो आप हो गए। तो अगर आपको ये चीज याद होगी तो आप इसको वर्ड्स में अच्छे से पिरो सकते हैं, और डेफिनेशन कितनी इजीली याद हो जाएगी। ठीक है ना, कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, अभी उस पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप डेफिनेशन आपको सबको क्लियर याद करते हुए चलना दिमाग में। मैं ये नहीं कह रहा 100% याद हो जाए, नियर अबाउट पहुंच जाओ, 80-90% के आसपास पहुंच जाओ, बाकी तो अपने आप धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पहला क्या लिखा है, क्या लिखा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, क्या, हिज विलिंगनेस टू डू, हिज विलिंगनेस टू डू, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। पहला पार्ट ही खत्म। फिर आ रहा है अगला पार्ट, विद अ व्यू। क्या है हमारी इच्छा, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। क्या कहता है, सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू बी प्रपोजल। मैं आपकी एक्सेप्टेंस चाहता हूं उस एक्ट के लिए कि कार खरीदने के लिए तैयार हो जाओ, या यहां बिजनेस मत करो। मैं वो चाहता हूं कि आप उसके लिए एग्रीड हो जाए। तो प्लीज एक बार एज इट इज डेफिनेशन ही लिख लीजिए इन्वर्टेड कॉमास में, ये आपको याद करनी है।
उसके बाद आगे वो बाइफरकेट हो रहा है वो नहीं नोट करना, यही सिर्फ दिमाग में याद करते हुए लिखो मैंने जो पिक्चर बनाई है कि आई वांट टू बाय योर कार, या आई वांट टू, कि भाई मैं आई एम इंटरेस्टेड टू सेल माय कार, डू यू वांट टू बाय माय कार, इस तरीके की चीजें रखो। या एक साथ में ये कि प्लीज बराबर वाले घर में इंस्टीट्यूट मत खोलिएगा, ये दो चीजें रखो, अपने आप आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सर एब्स्टिनेंस और फॉरबेरेंस सेम होता है? देखो एब्स्टिनेंस है कि आपसे मेरी इच्छा है कि प्लीज ना करो, फॉरबेरेंस है जिसमें आपको बैन है। एक तरीके से मैं आपको बिल्कुल वहां थोड़ा रैश हो गया मैं, यहां पर मैं प्रपोजल मोड में हूँ, फॉरबियरेंस क्या कह रहा है आप कर ही नहीं सकते, एक तरीके का समझ गए, वो थोड़ा सा हार्श हो जाता है फॉरबियरेंस। जैसे कहते हैं ना, एक चांटा आप भी अपने दोस्तों को मारते हो, कभी भी देखा होगा ऐसे गाल पे मारते हो, और एक चांटा ये भी मारते हो, दोनों में फर्क है ना, वैसा डिफरेंस है कि प्रपोजल में हमेशा हम्बलनेस दिखती है, फॉरबियरेंस में यू कांट डू इट, ऐसे वो है फॉरबियरेंस। कुछ जगहों पर इंटरप्रिटेशंस बहुत मैटर करते हैं कि हम किसी चीज को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। कभी कभी लॉ बहुत बड़ी बात को छोटा सा ले जाता है, तभी तो डिफरेंस आते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। देखो लोग क्या कहते हैं, ये कैसे हो गया कि आपने लोअर कोर्ट में तो उसको पनिशमेंट दे दी, हाई कोर्ट ने कह दिया नो नो सॉरी, गलत है। अब इंटरप्रिटेशन हो सकता है लोअर कोर्ट में वकील का इंटरप्रिटेशन कुछ अलग तरीके का रहा, लर्नर्ड है ना, गलत हो सकता है, जजमेंट आ गई, हम जज को तो नहीं कह रहे कि वो गलत है, जजमेंट उस इंटरप्रिटेशन पर आ गई, जब हाई कोर्ट पहुंचे इंटरप्रिटेशन चेंज हो गई, हो सकता है तब कुछ और तरीके से रिफ्लेक्ट किया गया, जज साहब को समझ आ गया, उन्होंने कहा भाई वो पीछे जो ऑर्डर हुआ गलत, होता है ऐसा। हाई कोर्ट के जजमेंट को कभी कभी सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है, अभी आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन को लेकर अपील आई, सुप्रीम कोर्ट में लग गई, है ना, आपने देखा होगा, सुनते पढ़ते हो थोड़ी न्यूज, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो पहले तो एक्सेप्ट हो गई, सब खुश हो गए जिसने अपील, अरे वाह देखा अब मैं इस पे केस करूंगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कल डिसमिस, कल डिसमिस हो गई। तो ये चीज होती है, कभी कभी बेंच बैठती है, मतलब 3 जज बैठेंगे एक बेंच होगी, 3 जज बेंच, कभी कभी 5 होती है, फिर उसमें से वोटिंग हो जाती है, 3 ने कहा यस 2 ने कहा नो। अब सोचो, मतलब जब लोगों से बात करो तो लोग कहते हैं ये क्या तरीका है, लेकिन है अब क्या करें, सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है कि फिर मेजोरिटी विंस हो गया, 3 का ओपिनियन ये है 2 का ओपिनियन ये है। आपने अभी पीछे देखा भी होगा, ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है। ये डेफिनेशन सबको क्लियर, आगे बढ़े, थोड़ा सा स्पीडी लेते हैं। अब वो कह रहा है एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन। अब मैंने ये डेफिनेशन सबको अगर आपको याद हो गई तो एनालिसिस में वो क्या कह रहा है, पहला ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल्स आगे आनी है। पहली में क्या कह रहा है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, उसको क्या कहते हैं, प्रपोजर, ऑफरर, जिसने प्रपोज किया उसे क्या बोलते हैं, प्रोमिसर बोल रहा है या ऑफरर या प्रपोजर। टू द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, ऑफर ही हो गया, प्रॉमिस ही हो गया, ठीक है जी, ठीक है, बुक में देख रहे हो, इसमें देखो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चेंज है कुछ नहीं है ना, ठीक है, चेंज नहीं मिलेगा। सेकंड क्या कह रहा है, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस, आ रहा है कि मैं अपनी विलिंगनेस शो कर रहा हूं, टू डू और टू abstain from doing anything, there must be an expression of willingness, वो कह रहा है ये जरूरी है, ये जरूरी है कि एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस हो। थर्ड क्या कह रहा है, ये भी आएगा नीचे, सब लिखेंगे, सब कुछ है उसके आगे है ना, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, चिंता ना करो मैं सब लिखवाऊंगा। फिर क्या कह रहा है, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, पहले विलिंगनेस आई तो फिर मेरी जो व्यू है मेरी क्या है, टू गेट एक्सटेंट फ्रॉम यू। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि दोनों चीजें चल रही हैं, टू डू और टू एब्सटेन,
दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। ठीक है जी, अब इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पर फोकस करते हुए करते हैं। एग्जाम्पल 31 में क्या कह रहा है, ए विलिंग टू सेल हिज गुड एट अ सर्टेन प्राइस टू बी, जो मैंने आपको कहा, या तो आई वांट टू बाय योर कार या आई वांट टू सेल माय कार एट रुपीज 2 लाख रुपीज, आपको एग्रीड है तो बताइए, सिंपल, प्राइस भी आ गया। ए इज विलिंग टू नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन इफ बी पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी, तो एग्री होगी, ठीक है मैं डांस नहीं करूंगी, मेरा मुझे कॉम्पनसेशन दे दो, मैंने अब तक इतनी मेहनत की है, डांस ना करने का मेरा कॉम्पनसेशन है ये, कुछ कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, कोई थ्रेट नहीं, कोई कोर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल 33 देखो क्या कहता है, वेयर ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2019, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी, वो सिर्फ अपनी क्या शो कर रहा है, इंटेंशन, है ना। आप लोगों ने वो बनाया होगा, मैंने बोला था सबको बनाना है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो कोई एग्रीमेंट थोड़ी है, नहीं बनाया, बनाया था, नहीं बनाया, वेरी गुड, बनाना सब, नहीं बनाया तो अभी बना लो, इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो अब ऐसी सिचुएशन में वो क्या कह रहा है कि मैं तो अपने आप से कोई प्रॉमिस कर रहा हूं तो उससे कोई अंदर कोई बनता ही नहीं, वो एग्रीमेंट नहीं है, या मैं बी से भी कह रहा हूँ कि यार मैं लगता है इस पर ना इस साल में ये करूंगा, तो वो कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए एग्जाम्पल 34 क्या है, ये बुक में भी वही मिलेंगे आपको, मैंने इसमें कोई चीज नहीं की है, अब ये सब बुकिश एग्जाम्पल है, अगर बुक से भी देख रहे हैं तो 34 में क्या कह रहा है, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर रुपीज 3 लाख इज एन एक्ट ऑफ डूइंग, सो इन दिस केस ए इज मेकिंग एन ऑफर टू बी, यहां पर साफ साफ ऑफर दिख रहा है। व्हेन ए आस्क बी, क्या लिखा है जरा पढ़ो जरा, क्या कह रहा है, दिख रहा है सबको, थोड़ा सा धुंधला हो गया यहाँ पर, repair charges to be for the damage, मेरी कार से किसी की स्कूटी हिट हो गई, मैंने उसको कहा कि भैया मैं आपकी स्कूटी भी ठीक करा दूंगा, आपको जो चोट लगी है वो भी ठीक करा दूंगा, प्लीज आप कोर्ट मत जाओ, और वो एग्री हो गया, मैंने उसको गन पॉइंट पर नहीं रखा, ठीक है जी। इसमें क्या है, आप एकदम से हर मैटर में मत जाइएगा, जैसे कल हुआ, परसों एक कार के नीचे वो लड़की फंस गई और उसको वो रैश ड्राइविंग करते रहे और वो मर गई, वहां पर ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता, हर जगह इस तरह के एग्रीमेंट नहीं हो सकते, समझ के, जहां उसकी डेथ हो गई तो वहां क्राइम चेंज हो गया, वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वहां पर तो पनिशमेंट होनी ही होनी है, बिल्कुल एकदम फैक्चुअली पनिशमेंट होनी ही होनी है, कुछ मैटर्स में ये कॉम्प्रोमाइजेस नहीं हो सकते कि मैं सोचूं कि आउट ऑफ द कोर्ट कॉम्प्रोमाइजेस हो जाए, क्योंकि कुछ मैटर्स में अलाउड है, कुछ में नहीं अलाउड। अब ये मैटर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आपको इतने हार्श वाले नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जा रहा है और अभी आप फाउंडेशन लेवल पर है, इसके साथ लॉ की मिक्सिंग नहीं हो रही, लॉ की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज अलाउड है, अगर आप समथिंग एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोई एग्रीमेंट होता है तो वो लीगली अलाउड है आपके लिए, तो आपको भी वही वाले दिए जाएंगे जो उसमें अलाउड है, नॉट अलाउड वाले वो आपको नहीं कहेगा, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि उसकी डेथ हो गई वो कह रहा है कि कोर्ट मत जाओ, वो ऐसा नहीं कहेगा आपको, क्योंकि वहां पर सीन चेंज हो जाता है, क्राइम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। पहले वाले केस में जो इसमें आ रहा है कि एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, ठीक करा देंगे, कॉम्पनसेशन, आप ऑफिस नहीं जा रहे, कॉम्पनसेशन पे कर देंगे, स्कूटी आपकी पूरी रिपेयर करा देंगे, तो वो एग्रीमेंट वहां पर अलाउड है, ठीक है, क्योंकि कुछ जगहों पर जहां कोर्ट अलाउ करता है वहां पर कोर्ट कहती है कि ठीक है हम ही खुद अलाउ करते हैं, आपका हो गया तो क्या दिक्कत है, ठीक है, ये बात क्लियर सबको। तो इसलिए इसके बहुत ज्यादा दूर वाले मैटर में किसी से बहस नहीं करेंगे हम अभी जिस लेवल पर हम हैं, ठीक है। आगे आती है बात ये 35 क्लियर सबको, ठीक है। काइंड्स ऑफ ऑफर कह रहा है, छोटा सा अगला टॉपिक, ये सिर्फ इसने डेफिनेशन को एक्सप्रेस किया था, मैंने इसलिए को नहीं लिखवाया अभी आपको, ये आपको डेफिनेशन के हिसाब से भी याद करना है, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, काइंड्स ऑफ ऑफर कहता है हाउ मेड, या तो एक्सप्रेस ऑफर होगी या इम्प्लाइड ऑफर होगी। एक्सप्रेस क्या होती है, रिटन में,
या वर्बली बोलकर बाय वर्ड्स। इम्प्लाइड ऑफर क्या थी, याद है कल एग्जांपल हम दे रहे थे, है ना, कि आप गए चाय पी और चल पड़े, नो वहां नहीं है पॉसिबल। बस में चढ़े, नॉट पॉसिबल, इम्प्लाइड ऑफर। आगे बात आती है कि टू हुम इट मेक्स, तो वो कह रहा है जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। अब हम इसमें आगे एक्सटेंड करते हैं कि ऑफर को वही बाइफरकेट कर रहा है। देखो बेटा, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ठीक है स्वानी, इस बार तो कम लिखवा रहा हूं। सबसे पहली बात, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है, जो जनरल सबके लिए होता है, फॉर जनरल पब्लिक। अभी पढ़ेंगे, पहले समझ लो। जनरल ऑफर क्या है, जो सबके लिए, ओपन, ओपन टू ऑल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, कोई कंडीशन नहीं लगाई, सबके लिए ऑफर है। देखो अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है, इट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। तो इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, टू मेड पब्लिक एट लार्ज। टू मेड पब्लिक एट लार्ज, जनरल ऑफर किसको बनाया गया, टू पब्लिक एट लार्ज। MS धोनी आपको जब ऐड करता है और कहता है आइए मेरा शू खरीदें, तो वो किसके लिए है, पब्लिक के लिए। क्या उसने कभी ये कहा कि ओनली स्पोर्ट्स प्लेयर, या सिर्फ मेल्स आए, या सिर्फ फीमेल्स आए, या सिर्फ बच्चे आए? उसने सबके लिए कहा, सब आइए, सबको ऑफर कर रहा है वो। हालांकि वो तो एडवर्टीजमेंट है एक्चुअली, लेकिन अगर जब बात करते हैं जनरल ऑफर है तो वो किसके लिए है, वो पब्लिक एट लार्ज। आगे क्या कह रहे हैं, हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट इट। इसका मतलब हर कोई खरीद सकता है इसे, हर कोई इसको एक्सेप्ट कर सकता है। फिर क्या कह रहे हैं, एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। यहां पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा कि क्यों लिखा हुआ है। तो पहली बात है, किसको मैंने कहा गया है, टू मेड पब्लिक एट लार्ज। तो इसी के नीचे वाली नेक्स्ट लाइन में लिखो एनीवन कैन एक्सेप्ट, ये साथ लिख लो, कोई इशू नहीं है, कॉमा डालकर लिख लो एनीवन कैन एक्सेप्ट। और थर्ड पॉइंट, कॉमा डालकर लिखो टू डू डिजायर्ड एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल से समझ आएगा। टू डू डिजायर्ड एक्ट, ये तीन बातें इसके अंदर लिखनी है, तब जाके जनरल ऑफर कंप्लीट होता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए तीन अलग अलग कर दिए। जब एक सेंटेंस याद करते हैं तो आपको नहीं पता इस सेंटेंस में क्या बातें हैं, लेकिन ये तीन बातें कह रहा है। पहला ऑफर मैं किसको कर रहा हूं, पब्लिक एट लार्ज। दूसरा एनीवन कैन एक्सेप्टेड, और तीसरा क्या है, टू डू डिजायर्ड एक्ट। ये बहुत जरूरी है, वो डिजायर्ड एक्ट होना बहुत जरूरी है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट anyone performing the condition of the offer can be considered to have accepted the offer। इन्हीं तीनों बातों को उसने लिख दिया है। सेक्शन 8 कह रहा है कि जो भी मैंने डिजायर्ड एक्ट कहा, अगर उस डिजायर्ड एक्ट को एक्सेप्टेंस के बाद किसी ने भी पूरा किया तो वो जनरल ऑफर कह रहा है, कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल से करेंगे, फिर आते हैं इसके बाद। इसमें एक एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, कार्ल वर्सेस, देखो क्या नाम है, ध्यान से पढ़ लो सभी लोग, कार्बोलिक स्मोक बॉल। पहले मैं समझा देता हूं फिर पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ, एक कंपनी ने एक ऑफर निकाला, आप देखते हैं ऑफर निकलते हैं, उस ऑफर में उन्होंने ये कहा कि अगर मैं सर्टेन मेडिसिन आपको दे रही हूं, कंपनी कह रही है, अगर आप उसको इनटेक करते हैं, अगर आप उसको इनटेक करते हैं, उस इनटेक करने से आपको ये फायदे होंगे, ABCD, ये फायदे, जैसे आपको बोलता है ना कि कोरोना की मेडिसिन आई, उसको करने से ये फायदे होंगे। कंडीशन, वो जो टू डिजायर्ड एक्ट है, कंडीशन कि आपको इसे इस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लेना है। आप कभी भी मेडिसिन लेंगे जो थोड़ी सी हार्श टाइप की मेडिसिन हैं, जिसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उस पे लिखा हुआ होता है ओनली टू बी टेकन व्हेन डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड यू। अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपने ले लिया तो आपने वो डिजायर्ड एक्ट कंप्लीट नहीं किया।
उसमें लिखा है ट्वाइस अ डे। तो प्रूफ कैसे करेंगे? हाँ, अभी इस पर आता हूँ। ट्वाइस अ डे, तो आपको 2 बार ही लेनी है। आपको लग रहा है कि वो एक ऐड आती थी कौन से च्यवनप्राश की, कि खाते जाइए जब तक ठीक ना हो जाए। तो एक ने ऐसी कमेंट डाला, मीम्स बनाते हैं ना, वो लगा हुआ है सवेरे से लेकर रात तक खाए जा रहा है। कह रहा आप ही ने तो कहा था खाते जाइए जब तक ठीक ना हो जाए। कह रहा मैं तो खाता जा रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा। कह रहा पिछले 24 घंटे से लगातार खा रहा हूँ मैं ठीक ही नहीं हुआ। मीम था ये, एडवर्टीजमेंट का उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि खाते रहिए जब तक ठीक ना हो जाए। वो नहीं बताया कि भाई ट्वाइस अ डे वाला कॉन्सेप्ट। अभी आते हैं आपके क्वेश्चन को, पूछना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो यानी टू डू डिजायर्ड एक्ट, उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो जो लिखा है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो फुलफिल होनी बहुत जरूरी है, तभी उसको कहा गया है जनरल ऑफर। इन्होंने पूछा वो प्रूफ कैसे होगा। फिर इस केस को डिस्कस करता हूं। बेटे कुछ प्रूफ्स आपकी ईमानदारी पर होते हैं, कुछ प्रूफ्स अगर करने पे आ जाएं तो आपने देखा होगा लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट भी होता है। कुछ प्रूफ्स जब आपकी बॉडी के ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें निकल आता है कि आपने कितने गैप में क्या मेडिसिन खाई, कितनी खाई, ये तक आ जाता है। आप जानते हैं डीएनए टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, पिक्चरों में देखते होंगे आजकल, वो बता रहा है कि मरने से पहले इसने एक कॉफी पी थी, उसमें इतनी शुगर थी, इतना ये था, क्योंकि ब्लड के अंदर वो सारे कंटेंट्स होते हैं और वो कब तक रहते हैं वो मैटर करता है। ये नहीं कि अब 10 घंटे बाद वो ब्लड सैंपल लेंगे तो वो चीज शायद नहीं निकलेगी, लेकिन साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है बेटा। जब बाल की खाल निकलती है तो बहुत सारा डीएनए टेस्टिंग के अंदर बहुत कुछ आ जाता है ना। जब डीएनए टेस्टिंग में ये तक आ जाता है कि फादर कौन मदर कौन, तो वो कितनी बड़ी बातें हैं, ये कैसे निकलता है। तो ये सब चीजें जो है हमारी एडवांसमेंट है, और मैटर तो भी छोटा सा है, इतने छोटे से में इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आपने जब कहा कि जब बात प्रूफ की आएगी तो प्रूफ में तो फिर मैटर कहीं भी जा सकता है बेटा। ज्यादा बड़ा मैटर नहीं होता तो जज साहब वहीं पर आपकी बात पे विश्वास कर लेंगे। वो कह रही है ना कि उन्होंने 2 बार ली, बस ठीक है। ये है ना, हम देखते हैं ना कुछ मैटर्स में, जैसे इंडिया के कानून में है थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी हो जाता है, मेल्स उसमें बड़ा रिएक्ट करते हैं, लड़की जो भी कहेगी उसे हमेशा सच माना जाता है। है ना। अब हंसने की बात नहीं है, मैं इसमें क्रिटिसिज्म वाला हंसी नहीं हंस रहा हूँ, लेकिन ये सच है। आप जो कहेंगे वो हमेशा सच माना जाएगा, समझे। तो तो जनरल ऑफर में अब ये क्या कह रहा है, देखो पहले जनरल ऑफर सबको समझ आ गया, 3 कंडीशन के मिक्सचर से जनरल ऑफर बना। उस जनरल ऑफर को अभी इस क्वेश्चन के इस एग्जांपल में कैसे फिट किया गया। यहां पर क्या हुआ देखो, इन दिस फेमस केस कार्बलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज्ड इन सेवरल न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर में निकाल रहे हैं क्या, that a reward of 100 pounds would be given to any person, would be given to any person who contracted influenza। खुला खुला ऐड निकल रहा है न्यूज़पेपर में। अब ऐसे केस तो इंडिया से बाहर ही हो सकते हैं, है ना। इंडिया में कौन, इंडिया में तो लोग सीमेंट की बोरी पे तो जो बेचारे लेबर होते हैं उनके बच्चे सो रहे होते हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं होता उन्हें, कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता। खैर यहाँ पर क्या हुआ, अब उसको कहा गया, सब एडवर्टीजमेंट हो गया कि भाई किसी को भी अगर इन्फ्लुएंजा हुआ इस मेडिसिन को लेने के बाद तो हम जिम्मेदार होंगे। कंपनी ने कहा 100 पाउंड्स ले जाना। क्या हुआ, आफ्टर यूजिंग द स्मोक बॉल्स प्रोड्यूस्ड बाय द कार्बलिक स्मोक बॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड डायरेक्शंस, ये वर्ड आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड डायरेक्शंस, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऊपर क्या था हमारा थर्ड पॉइंट, क्या था, टू द डिजायर्ड एक्ट, जैसे बोला है वैसे। वन लेडी मिसेस कार्लिल, जो आगे जाकर इससे परेशान हुई, यूज द स्मोक बॉल्स एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी एंड इवन देन suffered from the influenza, held she could recover the amount as by using the smoke balls she had
एक्सेप्टेड द ऑफर। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैरी क्या हुआ, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए बेटा, आपको तो 5-6 लाइनों में ये समझा दिया गया, बट ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था 100 पाउंड्स के लिए, और आज एक लीडिंग जजमेंट है, आज एक ये लीडिंग जजमेंट है। उसमें जज साहब ने यही कहा, कंपनी ने क्या कहा, वी डिडंट मेक एनी ऑफर टू हिम हर सॉरी। कह रहे क्यों, कह रहे हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया। बताओ कहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा, हमने तो एडवर्टीजमेंट दी थी, इन्होंने खरीदी, ये वो फलाना ठिकाना, कई तरह के उन्होंने आर्ग्यूमेंट दे दिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब दो पार्टीज में आपस में रिटन एग्रीमेंट हो। हमारा तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ इनके साथ, कंपनी ने अपना स्टैंड दे दिया, कंपनी जीत गई, पहुंच गया ऊपर मैटर। तब वहां पर कहा गया कि आपने किसको बोला था ये, कह रही जी न्यूज़पेपर में, तो इसका मतलब ये ऑफर कौन सा हुआ, ये जनरल ऑफर हो गया, ये पब्लिक ऑफर है। इसको कोई भी कंज्यूम करता है एज पर योर डायरेक्शंस। क्या आपकी डायरेक्शंस फुलफिल हो रही हैं कि हाँ जी बिल्कुल हो रही है। अगर सब कुछ फुलफिल हो रहा है तो ये जनरल ऑफर है। कार्लिल ने आपकी जो स्मोक बॉल्स जो कंज्यूम की, उसके बाद जो उसको इन्फ्लुएंजा हुआ वो आप ही की वजह से हुआ है, यू हैव टू कंपनसेट हर। ऐसा तक होता है। हम लोग क्या थोड़ा सा वीक है लॉ, अदरवाइज हमने कई केसेस पढ़े, आप कभी देखना डालकर सोशल मीडिया पर, इसमें गूगल करना, वन ऑफ द लेडी शी बाय अ ड्रेस एंड शी गॉट इन्फेक्शंस, और उसके रेड रेड थोड़े से वो हो गए रैशेस पूरी बॉडी पर। हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, घर आए पाउडर डालो ठीक हो गया। केस करता है कोई, सोचता भी नहीं है कोई। उसने केस फाइट किया कि कपड़े के अंदर जो यूज हुआ है जो भी मटेरियल, वो बहुत बेकार मटेरियल है। उन्होंने कोई कंडीशंस लगाई नहीं हुई थी, जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी है ना, गर्ल्स ब्राइडल वगैरह के टाइम पर जो पहनते हैं उसमें कंडीशंस होती हैं कि उसके नीचे ये लगा होना चाहिए, ये कपड़ा होना चाहिए, तब वो कपड़ा आपको इन्फेक्शन नहीं करेगा, ना ही डैमेज करेगा आपकी बॉडी को। अदरवाइज उसके अंदर तो कुछ ऐसी चीजें भी बनी हुई थी उस ड्रेस के अंदर, अगर वो डायरेक्टली पहन ली जाए तो वो रैशेस डाल देंगी, बल्कि कट तक लग जाएंगे बॉडी में, है ना। होता है ऐसा, आप लोग ज्यादा अच्छे जानते होंगे, फीमेल्स तो जानती होंगी, मैं भी इसलिए जानता हूँ क्योंकि वाइफ के साथ शॉपिंग की है, तो इसलिए पता चल गया है ना। आप लोगों को पता चल जाएगा जब शॉपिंग करोगे। अभी नहीं पता होगा ना इन्हें। तो नहीं, कई बार होता है, देखो कुछ एक चीजें ना, अब बेचारे लड़के कहेंगे कि सर हमें तो पता नहीं, हमें हमें कैसे पता चलेगा। कोई नहीं, मौका मिलेगा सबको पता चलेगा, ऐसा होता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हमारे यहाँ से कोई केस करता है, कोई नहीं करता, लेकिन वहां पर वो लोग फाइट कर लेते हैं, वहां पर लॉ स्ट्रांग है। हमारे यहाँ पता है कि थोड़ा सा अभी केस करेंगे तो पता नहीं 3-4 साल 5 साल कब जाके जजमेंट आएगी, लेकिन वहाँ क्विक एक्शन होते हैं। और उस लड़की को, उस लेडी को कॉम्पनसेशन मिला, उन्होंने उसको कॉम्पनसेट किया कि हाँ भाई इस तरह से हो सकता है। तो ये क्या है, जनरल ऑफर्स में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा जब ये ऑफर टू पब्लिक की गई। ठीक है, जनरल ऑफर क्लियर। आपको जनरल ऑफर जब भी आएगा तो ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके नीचे एक चौथा पॉइंट लिख लीजिए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, बहुत जरूरी है। जब आप ये 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे तब जाकर आपका जनरल ऑफर क्लियर होगा। 1893 का मैटर है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत पुराना मैटर है, इंडिया का मैटर नहीं है, इंडिया से बाहर का ही। बाकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना होता है, आपको कोई भी केस आएगा उसमें फैक्ट्स लिखने का, फैक्ट्स के बाद जजमेंट लिखने का। इट इज जनरल ऑफर, तो जो कार्लिल है शी विल गेट कॉम्पनसेटेड ड्यू टू बिकॉज दिस वाज अ जनरल ऑफर। ये जो ईयर होता है ये कौन सा ही होता है, जिस ईयर को केस फाइल हुआ, या फिर जब जिस ईयर में केस फाइल हुआ, 1893 में केस फाइल हुआ होगा। एक्चुअली चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, ईयर पर भी आएंगे, अभी हमारा टॉपिक नहीं है ना इसका ये, अदरवाइज तो वही मेन रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किस ईयर के अंदर वो जजमेंट आई, तो वो जजमेंट उस ईयर के हिसाब से भी पब्लिश होती है। स्पेसिफिक ऑफर, सेकंड लिखे स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर
नाम से ही पता चल रहा है, जो एक स्पेशल क्राउड को दिया गया हो, है ना। जैसे सुमित सर ने कहा है, रेफरल डिस्काउंट किसको मिलेगा, जो रेफर करेगा, तो वो आप ही लोग होंगे, है ना। नॉर्मली वो रेफरल ऑफर किसको दिया गया, जो हमारे स्टूडेंट्स हमें रेफर करेंगे। अब ऐसे थोड़ी पड़ोसी आ रहा है, हाँ जी ये बच्चा मैं ला रहा हूँ, अभी उस ऑफर में वो नहीं है, हो सकता है कि हम वो भी कर दें, हो सकता है सुमित सर कर दें उनको एक बार के लिए, लेकिन अभी जो रेफरल ऑफर है वो किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए है वो, तो कि आप एक स्टूडेंट रेफर करेंगे ये डिस्काउंट आ जाएगा। ये कौन सा ऑफर हो गया, स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक ऑफर हो गया। देखो क्या कह रहा है, when the offer is made to specific or an ascertained person, आप लोग हमारे लिए ascertained हो, मेरे स्टूडेंट्स, सर के स्टूडेंट्स, इनरोल्ड स्टूडेंट्स स्पेसिफिक है, तो ये स्पेसिफिक ऑफर है। तो आप बड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने दिमाग में, समझ गए ना स्पेसिफिक ऑफर को। तो आपने इसमें सिंपल सा लिखना है, मेड टू स्पेसिफिक और ascertained पर्सन, मेड टू, वहां पर जनरल था, पब्लिक थी, पब्लिक एट लार्ज, वहां पर पब्लिक एट लार्ज था। अगर सर बाहर एक बोर्ड लगा दे, एनीवन हु प्रपोजेस अ स्टूडेंट, हु सेंड अ स्टूडेंट टू अस, आई विल पे हिम 1000 रुपीज, वो कौन सा ऑफर हो जाएगा, जनरल ऑफर। लेकिन अभी मैंने क्या कहा है, रेफरल ऑफर, उसमें लिखा हुआ है व्हेन एनी स्टूडेंट रेफर टू अ न्यू स्टूडेंट टू अस विल गेट दिस ऑफर, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। नाम से एकदम क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक या तो एसोसिएटेड पर्सन के लिए या फिर स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। इसमें लिखो सेकंड, बोल्टन वर्सेस जोन्स, बोल्टन वर्सेस जोन्स लिखा है ब्रैकेट में, इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसकी डिटेल्स इसमें नहीं है, बोल्टन वर्सेस जोन्स की मैं आपको बता देता हूं। हाँ ये केस है बेटा, ये जरूर मेंशन करना है आपको। देखो बेटा, मार्क्स ज्यादा बड़े होंगे तो आपको केस को डिफाइन करना है, मार्क्स ज्यादा बड़े नहीं होंगे तो आपको सिंपल नाम लिखकर आना। अगर मैंने आपको कहा कि जनरल ऑफर एक्सप्लेन करो विद इन 2 मार्क्स में बोल रहा हूँ, तो जनरल ऑफर करोगे, उसके बाद केस लिख देना, केस की 2 लाइन लिखकर खत्म कर देना, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर का आ जाए तो 2 नंबर में तो जनरल ऑफर क्या होता है, वो 3 टर्म्स, और 2 नंबर के लिए फैक्ट्स के साथ केस को एक्सप्लेन करेंगे। इन्होंने बताया नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, आप इसकी छोटी सी ब्रीफिंग बाद में बनाना, सुन लो पहले क्या होता है। बोल्टन वर्सेस जोन्स, यहां पर क्या हुआ, एक इन्होंने नाम मिस किया हुआ है इसके अंदर, पहले नाम सुनना, ब्रोकलहर्स्ट, BROCKLEHURST, एक पर्सन था ब्रोकलहर्स्ट, BH नाम रख लेते हैं छोटा सा। ये जो बी था, ये एक कॉन्ट्रैक्टर था, या जो बिल्डिंग मटेरियल का सामान सप्लाई किया करता था। और जो जोन्स था, जोन्स ये रेगुलर कस्टमर था, किसका, बी का, ब्रोकलहर्स्ट का। आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतने ज्यादा चूजी होते हैं कि कुछ सामान चाहिए तो उससे ही लेंगे। शॉप में देखा बैठा है बी, बी से ले लिया, बी नहीं बैठा नहीं लिया, किसी और से भी नहीं लिया, अभी नहीं लिया। यहां पर जोन्स चूजी था, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकलहर्स्ट को ही अपना ऑर्डर दिया करता था कि भाई मेरा सामान भेज दो, और सारा का सारा एग्रीमेंट रिटन करता था। ये इसकी खासियत थी, किसकी खासियत थी, जोन्स की। एक दिन जोन्स ने कुछ मटेरियल के लिए ऑर्डर किया, रिटन ऑर्डर, टू मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट प्लीज एक्सेप्ट माय दिस एग्रीमेंट एंड ऑल, मुझे ये सामान चाहिए एंड सेंड इट सून। ये उसने उसकी दुकान पर भेज दिया, बाय हैंड या बाय पोस्ट या किसी भी अपने सर्वेंट के थ्रू, ये भी हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, लेकिन उस एड्रेस पर वो एग्रीमेंट पहुंच गया। किसके लिए किया उसने, ब्रोकलहर्स्ट। बाय चांस एक दिन पहले, जस्ट अ डे बिफोर, ब्रोकलहर्स्ट वो दुकान बेच चुका था, और ये बात जोन्स को नहीं पता थी। ब्रोकलहर्स्ट ने वो शॉप बेच दी किसको, ये जो नया पार्टनर आ गया है, पार्टी आ गई है, बोल्टन।
अब नहीं पता था। ब्रोकलहर्स्ट ने शॉप बेच दी थी एक दिन पहले, किसको? बोल्टन को। लेकिन जोन्स ने अपना जो ऑर्डर दिया था वो किसको दिया था? ब्रोकलहर्स्ट को इन रिटर्न। ऑर्डर किसने पढ़ा? बोल्टन ने, क्योंकि शॉप पर पहुंच गया। बोल्टन ने बिना एक्सप्लेन किए, बिना जोन्स को ये बताए कि नाउ दिस शॉप बिलोंग्स टू मी, डू आई सेंड इट और नॉट, नहीं कुछ बोला। वो किस डिलेमा में रह गया कि ऑर्डर तो आ ही गया, भेज दो। उसने वो सामान भेज दिया, लेकिन जोन्स को कुछ नहीं पता। जोन्स क्या सोच रहा है कि मैंने किसको दिया है? ब्रोकलहर्स्ट को। लेकिन भेजा किसने है? बोल्टन ने। ये ध्यान रखना है। उसने सामान कंज्यूम कर लिया, भाई बिल्डिंग मटेरियल था वो, तो सामान काम चल रहा था, यूज हो गया। बात आई पेमेंट की। पेमेंट के लिए मांगने कौन गया पैसे? बोल्टन। अब ये कहता आप कौन? कह रहा आपने मुझे ऑर्डर दिया था। कहता हु आर यू? मैंने तो ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट को दिया था। कह रहा नहीं नहीं, सामान तो मैंने भेजा है, ब्रोकलहर्स्ट तो एक दिन पहले सामान दुकान बेच चुका था। तो कह रहा तो भी वाई शुड आई पे यू? वाई शुड आई पे यू? मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसके साथ? ब्रोकलहर्स्ट के साथ। जब आप वहां पर ब्रोकलहर्स्ट नहीं था तो आप थे, तो आपको मना करना चाहिए था ना। क्या आपने मना किया? कहते नहीं। वो क्या कह रहा है कि सर ये तो ऑफर है, जनरल ऑफर है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्या दिक्कत हो गई? वो उसको एक नॉर्मल ऑफर बताने की कोशिश करता है, लेकिन जोन्स अड़ गया। जोन्स ने कहा दैट वाज द स्पेसिफिक ऑफर, मैंने उसी पर्सन को कहा था और मैं उसी पर्सन को दूंगा पैसे, आपको पैसे नहीं दूंगा। और अगर ये सामान आपने भेजा है तो ये आपकी गलती है, आपके साथ तो मेरा कोई एग्रीमेंट ही नहीं था। और बोल्टन भाई साहब 1 रुपया नहीं ले पाए जोन्स से। जजमेंट आई किसके फेवर में? जोन्स के फेवर में, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफर था। एंड ये ऑफर जो स्पेशली बनाया गया था किसके लिए? ब्रोकलहर्स्ट के लिए। और इसको ब्रोकलहर्स्ट ही पूरा कर सकता था, इसके अलावा अगर कोई भी पूरा करता है तो इट विल नॉट बी एडमिसिबल। ध्यान रखना, आप लोग सीए कर रहे हैं, इस तरीके का कोई भी मिस्टेक होगी तो आपको बहुत स्पेसिफिकली याद। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर सबको? तो ये था बोल्टन वर्सेस जोन्स का। एक छोटी सी समरी आप लिख लीजिए इसके बारे में, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं है, छोटी सी बस 3-4 लाइनों की लिख लीजिए अपने आप से, जो मैंने आपको बताया। BROCKLEHURSTS, हर्स्ट। BROCKLE, ब्रोकल। HURSTS, ब्रोकल हर्स्ट। नाम थोड़े से आपको पता है कि फॉरेनर्स के कुछ अलग से रहते हैं। और कुछ ना समझ आए तो अपना रेफरल डिस्काउंट वाला ऑप्शन एग्जाम्पल लिख कर आ सकते हो, वो भी एक स्पेसिफिक ऑफर है। जो मैंने आपको बोला था रेफरल डिस्काउंट, वो भी एक स्पेसिफिक ऑफर है, मेड बाय सुमित सर टू हिज स्टूडेंट्स ओनली। गेटिंग माय पॉइंट? वो जनरल नहीं है, वो स्पेसिफिक है।
कोई बाहर का पर्सन आएगा तो वो उस डिस्काउंट के अंदर नहीं है। तो बेशक से फोर्थ पॉइंट में वो भी नेक्स्ट डॉट डालकर लिख लो, अनदर एग्जाम्पल ऑफ रेफरल डिस्काउंट। कभी कभी हमें जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ यही वाला एक्सप्लेन करना है, आप अपना भी एग्जाम्पल समझा सकते हो। सबको क्लियर? बोल्टन वर्सेस जोन्स, ठीक है। अभी वैसे मैं अपनी साथ में वीडियोस बनाना शुरू करने वाला हूँ जल्दी से ही, ये छोटे छोटे वीडियोस डालूंगा इन्हीं केस स्टडीज को लेकर, तो आपको इजी भी रहेगा कि जब भी कभी भूल गए तो आपने वो सुना, और जैसे अभी भी एक्सप्लेन किया उसमें थोड़ा सा और अच्छे से वाइडली एक्सप्लेन कर देंगे। हालांकि इतना ही हमें लिखना है, आपके सिलेबस में इतना ही है। वो केस स्टडीज वैसे नहीं आएगी आपके लिए, इसे लॉ में तो पूरा केस स्टडीज रेफर करना पड़ता है, कौन सा ईयर, कहाँ कहाँ लोअर कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट, सारा कुछ देना पड़ता है हम लोगों को। तो आपके कोर्स में ऐसा नहीं है, फैक्ट क्या थे, डिसीजन क्या था, दैट्स ऑल। आपको बाद में जब फाइनल में पहुंचोगे तो तब आपके रिलेटेड केस स्टडीज बच्चे टीचर्स पढ़ाएंगे आपको। जैसे रिपोर्टिंग का एक पेपर आएगा आपका फाइनल में, सीए फाइनल में, सीए में फाइनल में भी है रिपोर्टिंग, मैं वो पढ़ाता हूँ। तो उसके अंदर हम बच्चों को बताते हैं केस स्टडीज, फिर वो आपकी बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडीज होती हैं कि कहाँ पर क्या हुआ। जैसे मर्जर है, आपने सुना होगा किंगफिशर का मर्जर किसके साथ हुआ था? कौन सी फ्लाइट थी? फ्लाइट वाले मैटर में कह रहा हूँ। चलो, सहारा तो बंद हुआ था एकदम। चलो एक कोने में सोचते रहो। हाँ जी बेटा, देखो बड़ा एक्सपेरिमेंटल रहना चाहिए, दिमाग लगा के रखो। ये कुछ एक चीजें बोलता हूँ, ये वैसे पता होनी चाहिए आपको कि किंगफिशर का किसके साथ मर्जर हुआ था फ्लाइट्स में। खैर, ये आप ही को जवाब देना, भी मैं नहीं दूंगा। क्रॉस ऑफर लिखो, थर्ड क्रॉस ऑफर। बड़ा अजीब सा है, मैंने आपको एक चीज को ऑफर किया, उसी सेम चीज का आपने मुझे ऑफर किया, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को ऑफर कर चुके, हम दोनों को नहीं पता। ध्यान से समझना, फिर कह रहा हूं, कंफ्यूज हो गए ना। मैंने आपको ऑफर किया कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू फॉर ₹5 लाख, और दूसरी तरफ आप भी सेम ऑफर कर रहे हो कि सर आई वॉन्ट टू बाय योर कार फॉर ₹5 लाख, सेम ऑफर है, लेकिन हम दोनों को ही नहीं पता। कैसे पॉसिबल है? मैंने व्हाट्सएप के थ्रू किया, आपने मेल के थ्रू किया, ना आपने व्हाट्सएप देखा ना मैंने मेल देखी, ना मैंने व्हाट्सएप देखा ना आपने मेल देखी, वाइस वर्सा कुछ भी कह लो, लेकिन ऑफर चली गई। ऑफर चली गई, इसे क्या कहते हैं? क्रॉस ऑफर। देखो क्या लिखा है, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस एट टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर। दो चीजें आ गई, यानी दोनों ने एक दूसरे को सेम ऑफर किया है और दोनों को ही नहीं पता। तो लिखो फर्स्ट डॉट में, टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स। आइडेंटिकल वर्ड लिख रहे हैं, आइडेंटिकल वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं, कोई चेंज नहीं है। सेकंड डॉट डालकर लिखना, both ignorant of each other's offer, both ignorant of each other's offer। दोनों को ही नहीं पता, हम दोनों को ही नहीं पता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को सेम ऑफर किया है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? दोनों ने एक दूसरे को सेम ऑफर कर दिया लेकिन पता ही नहीं है, क्योंकि दोनों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। दोनों ने एक्सेप्ट ही कहां किया?
आ रहा हूँ इस पर, अभी नहीं। मैंने अभी क्या पूछा उतना समझो, कि सिर्फ मेरा ऑफर आप पर गया लेकिन आपको नहीं पता, आपका ऑफर मेरे पास आया मेरे को भी नहीं पता, क्या हम उसे कॉन्ट्रैक्ट मान ले? क्या बिना एक्सेप्ट किए मैं अपनी कार भेज दूं? ले भाई, सेम ऑफर आ गई। एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी कार आपके यहाँ भेज दिए, क्लीनर को कहा यार वहीं छोड़ा, मेरे स्टूडेंट ने खरीद लिए, 5 लाख रुपए लेता है। आप कहोगे कौन से 5 लाख? अभी तो हमने देखा सर ने मेल पढ़ी नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं हुई। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक कोई भी ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। बिना एक्सेप्टेंस के सिर्फ ऑफर आपकी और ऑफर मेरी सेम हो जाने से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब मैं कोर्ट पहुंच गया कि सर मैंने तो जज साहब को कह रहा हूं मैंने इनको कार भी भेज दी, 5 लाख रुपए नहीं दे रहे मैंने, ये 5 लाख रुपए नहीं दे रहे मेरे। तो जज साहब ने कहा आपने क्या कहा था कि मेरी कार खरीद लो 5 लाख में? उन्होंने क्या कहा था कि हम आपकी कार खरीदना चाहते हैं 5 लाख रुपए में। एक्सेप्ट किसने किया? सोच रहे हैं किसी ने भी नहीं किया, तो 5 लाख रुपए क्यों मांग रहे हो? या तो आप उनको मैसेज डालो कि ठीक है आपका ऑफर मुझे मिला एंड आई एक्सेप्टेड इट, या वो लिखते कि आपका ऑफर मिला आई एक्सेप्टेड इट। सिर्फ ये दोनों सोच रहे हो कि मैंने भी सेम ऑफर कर दिया उन्होंने भी सेम ऑफर कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं। ऑफर का रिप्लाई ऑफर नहीं है, ऑफर का रिप्लाई एक्सेप्टेंस है। ऑफर का रिप्लाई एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, बिना एक्सेप्टेंस के कोई भी ऑफर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। देखो आगे क्या कह रहा है, देर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट लाइन लिखिए, नेक्स्ट डॉट डालकर लिखिए, देर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफर अगेंस्ट ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। आपने ऐसे लिखना है, बिकॉज ऑफर अगेंस्ट ऑफर इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, ऑफर अगेंस्ट ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। समझ के बात? तो बच्चों को ये बड़ा डाउट होता है कि सर ऐसा हो कैसे सकता है। हाँ बिल्कुल, जब हम दोनों फेस टू फेस बैठे नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता इस वक्त, क्योंकि अब मैं कैसे करूंगा, आप कैसे करोगे कि पता ही ना चले सर को, या मेरे तो मैं कहूँ मेरे स्टूडेंट्स को ही ना पता चले ऑफर चला जाए। अब पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसे है? मीडियम डिफरेंट हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जैसे मान लीजिए मैंने व्हाट्सअप किया अपने 6261 वाले नंबर से, आपने मुझे ऑफर किया 9899 वाले नंबर पे, और दोनों ही मेरे अभी तक फोन बंद पड़े हैं, मैं क्लास में हूं मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। और देखने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी एक्सेप्टेंस भेजनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये सोच लूं हो बच्चों ने भी यही सेम ऑफर किया, चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। उस खुश फहमी में नहीं रहना कि सेम ऑफर आ गई, ऑफर का एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्लियर सबको ये पॉइंट? थर्ड लिखिए, काउंटर ऑफर, जो आप अपनी रेगुलर लाइफ में इतना करते हो लेकिन आज आपको उसका नाम मिल रहा है, काउंटर ऑफर। किसी ने मीटिंग में मैसेज डाला, हाँ किसी ने मैसेज डाला मीटिंग में, मैसेज डाला, अरे बाप रे, गुड गुड, आपने सही बोला है भव्या, यू आर राइट, डेकन ही था, लेकिन मैंने क्लास के बाद कहा था, चलो कोई नहीं, अच्छी बात। डेकन, एयर डेकन, एयर डेकन के साथ हुआ था मर्जर उसका, किंगफिशर का, और ये भी अपने आप में केस स्टडी था। सबको क्या लगता था क्या और क्या है वो बाद में बताऊंगा, ये हमारा फिर वही कि सब्जेक्ट नहीं है, ये कुछ चीजें जब फ्री उसमें मूड में होंगे तब बताएंगे। काउंटर ऑफर क्या होता है भव्या? मेरी आवाज काउंटर ऑफर तक भी आ रही है ना? काउंटर ऑफर, क्योंकि आज वीडियो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आज कैमरा यहाँ पर थोड़ा सा बाई चांस नहीं अवेलेबल है, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा।
काउंटर ऑफर जो आप अपनी लाइफ में रेगुलर करते रहते हो, बच्चे ने भी जवाब दे ही दिया, बार्गेनिंग। आप गए एसएन मार्केट, है ना, द मेन हॉट स्पॉट ऑफ दीज टाइप ऑफ ऑफर्स, सेंट्रल मार्केट। आपने कहा ड्रेस कितने का, उसने कहा 500, आपने कहा 100। देखो उसने बिल्कुल सेम जवाब दिया ना, 100 सीधा, सबको पता है 1/5 बोलना है। उसने कहा नो मैडम, यानी जो 500 का ऑफर आपको आया आपने मना कर दिया, तो उसके बदले आपने क्या ऑफर रख दिया, 100 का काउंटर ऑफर। जैसे ही काउंटर ऑफर जाएगा, पिछला वाला ऑफर 0 हो गया, यानी जो 500 का उसने ऑफर किया था वो 0 हो गया, आपने 100 का ऑफर भेज दिया। जैसे ही काउंटर ऑफर जाता है, उससे पहले के सारे ऑफर्स निगलिफाइड हो जाते हैं, नल हो जाते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। उधर से आवाज आती है 400, तो आपका 100 वाला ऑफर खत्म। आपकी तरफ से आवाज आती है 110, 100 ही। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको ही लेकर जाना अगली बार जब हम तो बढ़ जाते हैं, यही दिलाएगी हमें अच्छी बार्गेनिंग। तो काउंटर ऑफर बेटा क्या है कि जब हम एक दूसरे को बार्गेनिंग करते हैं तो पिछले ऑफर्स हमारे खत्म होते जाएंगे, नए ऑफर्स ऊपर आते चले जाएंगे। तो जिस दिन जैसे ही होगा, जैसे इसने कहा कि मैं तो 100 ही बोलूंगी, जैसे उसने कहा ओके मैडम ले जाइए 100 का, तो वो बन गया एक्सेप्टेंस, अब वो बन गया एग्रीमेंट। तो इनका वाला एग्रीमेंट एक्सेप्ट हो गया। उससे पहले जितने भी बने होंगे वो धीरे धीरे आ रहा होगा, 400, अच्छा 300, अच्छा 200, अच्छा 120 तो दे दो मैडम, 110 तो दे दो, ऐसे तक आते हैं। फिर लास्ट में वो ऐसे आएंगे, अच्छा चलो मैडम आप ले ही जाओ। तो 100 में एग्रीमेंट हो गया। गॉट इट? ध्यान रखना सारे, इसका नंबर ले लो भाई। काउंटर ऑफर क्लियर सबको? तो लिखो काउंटर ऑफर के बारे में। पहली बात तो आप वही लिख लो, बार्गेनिंग। फिर दूसरा लिखो मॉडिफिकेशंस एंड वेरिएशंस in the original offer. In the original offer, modifications and variations in the original offer. मॉडिफिकेशन तो हो रहे हैं 500 से 100, उसके बाद वो 500 से आया 400, मॉडिफिकेशन हो गया, फिर 300, और वेरिएशन भी साथ साथ चल रहा है ना। चलो ये तो एक जगह मान लीजिए स्टेबल हो गए, लेकिन कुछ एक बार दोनों जगह चल रहा होता है, नहीं नहीं 110 वगैरह नहीं, मैं 120, इस तरह से चलते रहते हैं, तो वेरिएशन भी बहुत चल रहे हैं। ठीक है, और एक लास्ट लाइन लिखिए, एट द लास्ट where two parties mutually accepted all others offer will be nullified, all other offers will be nullified, nullified भी लिख सकते हैं, है ना। लास्ट स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। नाम से ही पता चल रहा है, जो हमेशा ऑफर स्टेबल है, खड़ा हुआ है। आज जाओ तो भी वो ऑफर है, कल जाओ तो भी वो ऑफर है, परसों जाओ तो भी वो ऑफर है। जैसे जो रेफरिंग ऑफर है एक तरीके का, वो क्या था, स्टैंडिंग भी था, स्पेसिफिक भी है तो स्टैंडिंग भी है।
सर ने ये तो नहीं कहा कि हाँ कोई बच्चा है, नहीं नहीं खत्म हो गया, नहीं, स्टैंडिंग ऑफर है, जब मर्जी आ जाओ मिलेगा। एक बार आउटलेट पर लिखा हुआ होता है टिल 15 जनवरी, तो 15 जनवरी तक तो वो ऑफर स्टैंड कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। कि जब तक वो स्टैंड कर रहा है तब तक वो स्टैंडिंग ऑफर की सिचुएशन में रहेगा, टिल सो एंड सो। जैसे आप लोगों का फॉर्म सी इंस्टीट्यूट ने लिखा होगा ना कि इस डेट तक आप फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट, तब तक वो ऑफर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यही बात है ना। तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट इसका, रिमेन ओपन, रिमेन ओपन, और सेकंड पॉइंट डॉट में लिख लीजिए फॉर अ पीरियड, ब्रैकेट में सर्टेन भी लिख सकते हैं, फॉर अ सर्टेन पीरियड, है ना। ठीक है ना, ये वर्ड्स लिख रहे हैं जिससे याद रहेगा, बाकी तो आपको उनको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। एक उसमें लिख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम, इसी के डॉट में टेंडर्स, टेंडर्स इसका अपने आप में एक एग्जाम्पल होते हैं टेंडर्स। टेंडर्स आप कभी पढ़ना, न्यूज़पेपर में एक टेंडर्स का अलग एक पेज होता है, उसमें लिखा हुआ होता है, तो उसमें आप देखेंगे डेट लिखी होती है कि इस डेट तक करो। बात वही है जैसे सी इंस्टीट्यूट ने कहा इस डेट तक फॉर्म फिल करो, उसमें भी लिखा होता है कि इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, सप्लायर्स के लिए होता है उस तरह से। ठीक है, पॉइंट क्लियर सबको। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, लास्ट टॉपिक है इसका, ऑफर खत्म हो जाएगा। तो हो गया था ना। वो डेफिनेशंस के साथ थे, इसलिए मैंने तब कहा था नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि वो डेफिनेशन का बाइफर्केशन हो रहा था। अब ये इसके एक्चुअल एसेंशियल्स हैं, तो मैं इसीलिए दो दो चीजें याद नहीं कराना चाह रहा था कि जब वहां पर डेफिनेशन याद हो गई तो जरूरत क्या है अब, लेकिन क्योंकि बुक का पार्ट है पता होना चाहिए, समझ गए, यहां पर एसेंशियल्स में आ जाएगा। इसमें बहुत सारे इन्होंने बना दिए, लेकिन जितने ज्यादा याद रह जाए उतने ज्यादा लिख देना, पहले बता दो, जो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लीजिएगा, पहला लिख लीजिए। पहला क्या है देखो, जो वहां पर भी था पहले भी था, मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, लीगल रिलेशंस तो हर जगह जरूरत है, तो फर्स्ट वही लिख लीजिए, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। तो इसमें तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि जहां लीगल बाइंडिंग नहीं आएगी वहां पर वो ऑफर होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता, है ना। मैंने कहा कि प्लीज मेरी एक AK-47 बहुत दिनों से घर में खराब पड़ी है, आप खरीद लीजिए, AK-47 बेचने का ऑफर है ही नहीं, वो ऑफर हो ही नहीं सकता, उसमें लीगल रिलेशंस क्रिएट ही नहीं हो रही, क्योंकि वो पहले ही लीगल है। कार आ रहा है लीगल टेक्नोलॉजी में, वैसे नहीं आ रहा, ठीक है। सेकंड, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी बेटा, ठीक है। इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, याद होगा सर्टेनिटी में 100 kg ऑफ ऑयल्स की ऑफर कर रहा हूं, सॉरी 100 टन ऑफ ऑयल, भाई 100 टन का करोगे क्या, 100 टन का करोगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। मैं जब घर में अगर मान लीजिए कुछ सामान मांग रहा था, भेज दो जी 100 टन भेज दो, अरे कहाँ रखोगे भाई, उसके लिए बहुत बड़ा गोडाउन चाहिए, सर्टेनिटी नहीं बन रही, है ना। कुछ चीज तो हो, घर के लिए सामान मंगा रहे हो, आप क्या कहोगे, अच्छा कितना कितना गेहूं आया जी, बहुत गेहूं आया जी, सारा भेज दो, ऐसे कैसे कहाँ रखोगे, घर में कितना चाहिए, सर्टेनिटी होनी भी बहुत जरूरी है। इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें डॉट डालकर लिखिए, लक्ष्मण सॉरी लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अच्छा वो थर्ड में आ रहा है, हाँ लिखो थर्ड, सॉरी थर्ड लिखो, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। हाँ अब देखो पहले दो तो सिंपल थे, ये बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, अब एक चीज समझे,
क्रॉस ऑफर में क्या हो रहा था? हमें पता नहीं चला। हमने पढ़ा ही नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, एक दूसरे को पता ही नहीं। सामने वाले का रिप्लाई की एक्सेप्टेंस तो तभी होगी जब पढ़े। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो वहां पर एग्रीमेंट नहीं होगा। बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी कर जाए, कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, मैंने कार भेज दी तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं की, 5 लाख रुपए नहीं दिए आपने, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो कह रहा है कि यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में क्या हुआ, कई तरीके से एग्जाम्पल इसके समझाए जा सकते हैं। मैं आपको एक लेमन एग्जाम्पल समझाता हूं। आपने देखा होगा आजकल लोगों के डॉग्स खो जाते हैं और फिर पोस्टर्स लोग पेस्ट करते हुए हर जगह लगा देते हैं। उसका मतलब क्या है, उसमें लिखा भी होता है रिवॉर्ड 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 रिवॉर्ड, जो भी इस डॉग को लाएगा 2000 रुपए मिलेंगे। ठीक है जी, आपने रिवॉर्ड का पैम्फलेट पढ़ा, आपने डॉग ढूंढा और आपने मुझे लाकर मेरा डॉग वापस कर दिया, आई विल पे यू 2000 रुपीज। लेकिन मेरा एक नेबर जो उस डॉग को जानता था कि योगेश गुप्ता सर का है, उसने देखा अरे यहाँ कहाँ घूम रहा है, उसने उस डॉग को पकड़ा और वो मेरे घर ले आए। जब वो मेरे घर लाया तो उसने देखा अरे गुप्ता जी के यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है 2000 रुपये मिलेंगे। क्या वो मुझसे 2000 रुपये मांग सकता है? ये ध्यान रखिएगा कि अब वो मुझसे 2000 रुपये नहीं मांग सकता, क्योंकि उसने जब डॉग को पकड़ा तो उसके पास वो ऑफर की कम्युनिकेशन हुई ही नहीं थी। उसके पास उस ऑफर की कम्युनिकेशन हुई ही नहीं थी, तो उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कहां किया मेरा? अगर मैंने ऑफर किया होता, उसने उसको पढ़ा होता, उसके बाद ही तो बनेगी एक्सेप्टेंस। तो सही में आपको कैसे पता चलेगा कि उसके पहले पढ़ा है? हाँ, ये एक क्वेश्चन ऑफ जजमेंट है, नो डाउट। हम फिर वही बोलते हैं बेटा कि हम क्या मानेंगे कि आप सच बोलेंगे। समझ गए बात को? आप सच बोलेंगे। आप आकर मुझे कह रहे हैं कि वैसे तो मैंने ये पढ़ा नहीं था, लेकिन अगर आप फिर भी, गुड आफ्टरनून, अरे आप सिर्फ लॉ की क्लास के लिए आते हो क्या? तो आज तो आप बहुत लेट हो गए फिर। किसकी? तभी तो मैंने पूछा कि आप लॉ की क्लास के लिए आते हो क्या? लॉ की क्लास आज 10:30 थी। हाँ, तभी तो मैंने आपसे सबसे मेरा पहले क्वेश्चन क्या था, आपने क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुना ही नहीं। अगर आप सिर्फ लॉ की क्लास के लिए आते तो मैं आपको एक अलग स्पेशल कंसिडरेशन में रखूंगा कि भाई एक स्टूडेंट सिर्फ लॉ की क्लास के लिए आ रहा है, तो मैं उसको अलग से मैसेज करता। जनरल मैसेज गया था कल, देखो ग्रुप में 10:30 है ना। मैं भी कंफ्यूज हुआ था। सच्ची बात है, मैं भी कंफ्यूज हुआ था, फिर मैंने क्लैरिफाई किया कि पहले कौन सी क्लास है। आज कुछ था, सर को थोड़ा सा कहीं बिजी थे सर, तो सर ने कहा था कि मैं पहले ले लूँ क्लास, और शालिनी शायद ऑफ है तो इसलिए इस तरह का मैसेज कन्वे नहीं कर पाए। तो ये सर की तरफ से ही आया हुआ है मैसेज, आपने देखा होगा ध्यान से। तभी तो आप मुझे बताते तो फिर मैं स्पेशली डालता। मैंने सर से स्पेशली पूछा कि सर लॉ पहले है कि मैथ्स पहले, क्योंकि पढ़कर मुझे भी ऐसी लगा था। चलो कोई नहीं, आप आज फिर मेरी वीडियो देख लेना, लेकिन वीडियो में आज मेरी शक्ल नहीं आएगी, आज सिर्फ ऑडियो सुनना। ठीक है, अभी थोड़ा सा तो समझ लो, आसान टॉपिक है, प्रपोजल बहुत अच्छा है, आसान सा है। ये समझ गए सबको? यानी कम्युनिकेशन होना ऑफर का बहुत जरूरी है। अगर बिना कम्युनिकेशन के कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी, वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, और अब आप मुझसे वो 2000 रुपए का रिवॉर्ड नहीं ले पाएंगे। ठीक है, सच और झूठ की हम यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप सच्ची सच्ची बताएंगे कि आपने डॉग लाए, पकड़कर कहाँ से लाए जी? वहां घूम रहा था सेक्सराय में। अच्छा, अब अरे लो पकड़ो, मैं तो ढूंढ ले आया। तो मुझे क्या लगा कि इसको ऑफर नहीं पता है, 2000 रुपये नहीं मांगेंगे। लेकिन बाहर जैसे निकला
वो अंदर आया कि आपने 2000 रुपये का रिवॉर्ड रखा है, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे? मैं कहा आपको नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑफर किया ही नहीं। कह रहे नहीं, आपने तो बाहर बोर्ड लगा रखा है। लेकिन क्या आपने वो ऑफर मुझे डॉग के हैंडओवर करने से पहले पढ़ा था? नहीं। तो इसका मतलब आप तो उस ऑफर के पर्पज से लाई नहीं। तो आपको ये एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं बनी, मैं आपको 2000 रुपये नहीं दूंगा, और वो केस हार गया। और इस केस में कुछ ऐसा सही है, थोड़ा सा अलग है, बस मैंने डॉग को लिया है, यहाँ पर बात नेफ्यू की हो रही है। अब ध्यान से पढ़े। जी जो है गौरी दत्त है, सेंट इज सर्वेंट एल, उन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा कि जाओ देख कर लाओ मेरा भतीजा कहीं खो गया है। वो गया, उसके पीछे से सेठ जी ने अनाउंसमेंट कर दी, नौकर गया हुआ है ढूंढने, नौकर को नहीं पता, सेठ जी ने अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी मेरे नेफ्यू को ट्रेस करके लाएगा उसको एक अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड मिलेगा। ये सर्वेंट ने नहीं पकड़ सुना। सर्वेंट जाकर उसका बच्चा ढूंढ लाया। अब वो सर्वेंट क्लेम कर रहा है उस रिवॉर्ड को, पहुंच गया कोर्ट। कोर्ट ने कहा सॉरी, क्योंकि आपको ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ था, तो इसलिए आपको इस रिवॉर्ड को पाने का कोई हक नहीं है। तो इसमें एक डॉट डालकर ये इंपॉर्टेंट केस भी लिख लीजिए, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल डॉग का बना दिया, आप एग्जाम्पल कोई भी बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई वो स्पेसिफिकली केस डिफाइन करने को कहता है तो फिर आपको उसी केस को बताना है। तो आज 3 केस हो गए। पहला कौन सा था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। दूसरा क्या था? बोल्टन वर्सेस जोन्स, सॉरी। और तीसरा अब आया लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, ये पॉइंट। 4th पॉइंट लिखें जल्दी से। ये डेफिनेशन में था सबसे पहले कि आपको एक्सेप्टेंस सामने वाले की जरूरी है। तो आपका व्यू क्या है? क्या था वहां पर सेंटेंस? विद अ व्यू टू एसर्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। आपको उसकी एसेंट लेना, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। गॉट इट? देखो वही है ये पॉइंट। इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। एसेंट ऑफ द अदर पार्टी, आपका व्यू इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। 4th पॉइंट लिख लीजिए, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। एक इसने बोला है 5th पॉइंट, इट मे बी वर्ड लिखा है, ध्यान रखना। इट मे बी कंडीशनल, यानी मे नॉट भी होगा। इट मे बी कंडीशनल, कंडीशन हो सकती है, कंडीशन हो सकती है। आई वॉन्ट टू सेल योर कार फॉर ₹5 lakh, बट 50,000 इन एडवांस। मैं आपको तभी बेचूंगा अगर आप मुझे 50,000 का एडवांस देंगे। ये कंडीशनल है, मैंने कंडीशन रख दी। आपने कहा सर यस आई वांट टू बाय द कार, लाओ 50,000 में। आप कह रहे हो नहीं सर वो तो नहीं दे सकता। अब मैंने तो कंडीशन रखी है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर कंडीशन है तो उस कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, कंपल्सरी है। तो देखिए क्या कह रहा है, एन ऑफर मे बी कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफर। तो आप इसके डॉट डाल कर लिख लीजिए, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज कंपल्सरी। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज कंपल्सरी। आपने कभी कभी देखा होगा अमेज़न पर या किसी और दूसरे पोर्टल पर कोई ऑर्डर करते हैं तो उनकी कंडीशंस होती है कभी कभी, पेड राइट नाउ, नो कैश ऑन डिलीवरी।
अब आप ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी का, तो वहां तो खैर ऑप्शन नहीं खुलता, लेकिन अगर उन्होंने कंडीशन लिखी है नो कैश ऑन डिलीवरी और गलती से ऑप्शन खुल गया कैश ऑन डिलीवरी का, आपने उसके बावजूद भी कर दिया, तो आपके पास नहीं आएगा ऑर्डर, क्योंकि उनकी कंडीशन है कि होल अमाउंट टू बी पेड इन वन गो एंड बिफोर द डिलीवरी। आपने नहीं दिया, तो अब आप कह रहे हो जी मेरा तो हो गया था एक्सेप्ट, कंडीशन में लिखा हुआ है पेमेंट टू बी मेड इन एडवांस, वो खुल गया तो अलग चीज है, वो एक पोर्टल एरर हो गया, क्लरिकल एरर हो गया, उस क्लरिकल एरर की वजह से क्या वो कंडीशन खत्म हो गई? कंडीशन थोड़ी वेव हुई है, हमने तो कंडीशन लिखी है होल अमाउंट टू बी पेड इन एडवांस एट द टाइम ऑफ व्हेन यू मेक द ऑफर, आपको उसी वक्त करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 50,000 की डाउन पेमेंट, गॉट इट? इजी है, लिखो फटाफट। 6 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफर के अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि अगर ये नहीं होगा तो मैं मान लूंगा कि ये होगा। पुरानी पिक्चरों में है ना, पुरानी पिक्चरों में ऐसे ही होता था, गाना था तेरी नाम में भी मैं तेरी यहाँ है था ना, लड़की कह रही है नो, अरे मैंने तो पहले कहा था तेरी नाम में तेरी हाँ है, तो इसका मतलब हाँ हो गई, मतलब अपनी मर्जी से, तो क्या वो ऑफर एक्सेप्टेड माना जाएगा? आप अपनी मर्जी से अपना ऐसी कंडीशंस लगा रहे हैं तो वो थोड़ी होगा। अगर आपने मेरे क्वेश्चन का या मेरे इस लेटर का रिप्लाई 7 दिन में नो लिखकर नहीं भेजा तो हाँ है, हो सकता है ऐसा? मतलब ही नहीं बनता। तो क्या लिख रहा है, देखो क्या सेंटेंस बोल रहा है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ऑफर कर दिया कि मैं आपके घर अपनी कार भेज रहा हूं, अगर आपकी ना है तो तुरंत भेजो नो लिखकर, नहीं तो मैं आपकी हां मानूंगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आप एक जज को दिखा, देखो सर मैं तो साफ साफ लिख दिया था, इफ यू वांट टू से नो तो जस्ट से मी नो, और इन्होंने नो नहीं भेजा, तो इसका मतलब क्या है? हाँ है, तो जज हाँ कहेगा, अच्छा बहुत बढ़िया। फिर तो तुम कल ये भी कह दोगे कि जज साहब 1 हफ्ते में अगर जजमेंट नहीं आई तो मैं मान लूंगा कि मेरे फेवर में जजमेंट है। फिर तो पता चला कि सारे लोग केस जीत गए। गॉट दिस पॉइंट? इजी है ना? वेरी गुड। ये हम पहले ही पढ़ चुके थे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑफर में जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है, तो इनके लिए तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस स्टेटमेंट है मे बी स्पेसिफिक और जनरल, और अगले में लिख रहा है मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सबसे इंपॉर्टेंट एक और आ रहा है, मतलब सबसे नहीं कहूंगा, एक वन ऑफ द और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये जो 9th पॉइंट कह रहा है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। ये अपने आप में बेटा एक सेपरेट क्वेश्चन भी है। सिर्फ इंटेंशन को ऑफर नहीं माना जाएगा, सिर्फ इंटेंशन को। यार मैं सोच रहा हूं अपनी कार बेच दूं, क्या मैंने आपको ऑफर किया? दिस इज माई इंटेंशन, आई एम नॉट मेकिंग एनी ऑफर टू यू, दिस इज माई इंटेंशन कि मैं सोच रहा हूं अपनी कार बेच दूं, ये है इंटेंशन। मैं सोच रहा हूं कि कल क्लास ना लूं, सोच रहा हूं, इंटेंशन। मैंने कुछ कहा थोड़ी है। अब एक बच्चे ने सुना, अरे सर ने कहा था कि कल क्लास नहीं होगी, सोच रहा हूं, इंटेंशन है मेरी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है
बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल हम पहले इसे पॉइंट के हिसाब से करते हैं। तो कह रहा है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। तो उसका फर्स्ट डॉट डालकर लिखो। नहीं, मैं जो बता रहा हूं पहले वो लिखेंगे। प्रोस्पेक्टस फर्स्ट पॉइंट है आपका जो डॉट में प्रोस्पेक्टस, सेकंड डॉट में लिखना एडवर्टीजमेंट। प्रोस्पेक्टस सबने पढ़ा हुआ होगा थोड़ा थोड़ा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कंपनी अपने बारे में है ना, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन। आपने प्रोस्पेक्टस खरीद लिया तो इसका मतलब थोड़ी शेयर्स खरीद लिए, इसका मतलब थोड़ी कंपनी आपकी हो गई। इंटेंशन है, कंपनी ने आपको प्रोस्पेक्टस दिया अपनी इंटेंशन ये शो करने के लिए कि मेरे बारे में पढ़ो और मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करो। इंटेंशन बता रही है, जोड़ थोड़ा ही लिया। आप एक कॉलेज का प्रोस्पेक्टस खरीद कर लाए होंगे, फॉर्म भरना होगा आपने, तो इसका मतलब थोड़ी कि एडमिशन हो गया, वो तो इंटेंशन थी आपकी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो है इसका वो। अब इसके बारे में टाइप्स आ रहे हैं, तो लिखो सेकंड डॉट में टाइप्स, हेडिंग डालो उसकी टाइप्स है, इसी का 9th का सेकंड डॉट में लिखो टाइप्स। उन टाइप्स में लिखा ए, क्या है ये? इंटेंशन। ए है इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। जो मैंने अभी आपको कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी कार बेच दूं, इसे बोलते हैं इंटेंशन। बी लिखो, बी लिखो, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन, एन आंसर टू अ क्वेश्चन। अभी पहले इसके पॉइंट लिख लेते हैं, एक आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। सी लिखो, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। आपके पास आप देखेंगे लोग आजकल एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने पैम्फलेट छपवाते हैं और ऑफर्स लिख लिख कर आपके घर भेजते हैं। तो वो सिर्फ क्या है, एक मेयर स्टेटमेंट है, इंटेंशन है कि आप उनके पास आए। एंड डी लिखो, डी लिखो, इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस। डी में आ गया। इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस। एक्चुअली मैंने बताया ना ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं। ये 9th पॉइंट अपने आप में एक अपना क्वेश्चन है पूरा, सेपरेट इस पर क्वेश्चन आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 10th पॉइंट पर आ जाओ। 9th पॉइंट अभी मैंने बताया सेपरेट एक्सप्लेन करूंगा। 10th पॉइंट पर आ जाओ। 10th पॉइंट को हालांकि चुराया 9th में से ही है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको सेपरेटली डिफाइन करने की कोशिश की है। 10th पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। बेटा बताओ कौन सा नहीं लिखा? स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। नहीं, मैं ये देख रहा था ना कि कितना रह गया कि सर के आने से पहले उसको एक्सप्लेन करूं या हो नहीं पाएगा। कोई नहीं, मैं कौन सा पॉइंट ले लूं जो एक्सप्लेन कर दूं, तो इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, 9th पॉइंट को ही। आप लोग कोशिश करना, जो मैंने टीम बोला था ना अभी, उसको डाउनलोड करके देखना। अगर ज़्यादा करा हुआ है सबने तो मैं सर से डिस्कस करूंगा कि टीम पर लें क्लास अगली बार, टीम ऐप के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि उसमें फिर ये कंटिन्यूटी बनी रहती है, ये बार बार ना। गूगल मीट पे नहीं होता?
हाँ, Google Meet पे भी हो जाती है। मीट आप रिकॉर्ड नहीं कर, लाइक मीट की रिकॉर्डिंग सिर्फ पेड में होती है। अच्छा, यही देखना पड़ेगा कि टीम की इसमें रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी। मेरे को भी नहीं पता है, तो एक बार चेक करेंगे, पता चल जाएगा। हम स्कूल टीम्स यूज करते थे। हाँ, मतलब अभी तक जो भी हो रहा था स्कूल्स वगैरह में, सब में टीम ही चल रहा था। नहीं सर, हमारा भी Zoom चलता है। हमारे में मीट चलता फिर था। आपका- सर, मीट हो जाती है। पेड थी सर पर हमारा। वो हमें इसके साथ देखना है ना, हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल है कि नहीं। जो हमारा सॉफ्टवेयर जो चल रहा है ना, जो सर का, उसके साथ देखना है कि वो किसके इसके साथ कौन सा मैच करता है। देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, अब 1 बाय 1 जरा ये समझे। सबसे पहली बात बेटे, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। उसके तो सिंपल एग्जाम्पल से बात बनेगी और इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको। ये अपने आप में कोई हार्ड पॉइंट नहीं है। आपकी जो इंटेंशन है वो ये बताती है कि भाई ये ऑफर नहीं है, सिंपल इंटेंशन है। क्या एग्जाम्पल लिया इसमें? ए फादर रोट हिज सन अबाउट हिज विश टू मेकिंग हिम द ऑनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी इज मेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। उन्हें चिट्ठी लिखी कि बेटा मैं विल बनाना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि विल आपके फेवर में बना दूं। सिर्फ इंटेंशन है। इंटेंशन थोड़ी सर उसी की बनेगी। हाँ बेटा, इंटेंशन थोड़ी है सर उसी की बनेगी फिर तो। क्यों बनेगी भाई? नॉट अभी नेसेसरी। एक मिनट भाई देता हूँ जॉब। क्यों बनेगी भाई? क्यों सर? क्यों बनेगी क्यों बनेगी? बनेगी। ये बता ना, रीजन क्या है? ऐसा क्या है कि पिताजी की विल तुझे ही मिलेगी? सर वो तो मिलनी है। क्यों मिलनी है? सर मेरी तो मिली हुई है। क्या बात कर दी तूने बेटा, इस वहम में मत रह। तेरी को मिलनी है तेरे दादा की प्रॉपर्टी, जो तू लीगली कह रहा है। तेरे पापा की प्रॉपर्टी तेरे पापा चाहें तो कहीं किसी को भी दे सकते हैं, अगर जो उन्होंने बनाई है। हाँ, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी तेरे को देनी ही पड़ेगी उन्हें, तेरा हिस्सा। लेकिन अपनी प्रॉपर्टी कमाई हुई तो बेटे वो किसी को भी दान भी दे सकते हैं वो। खुश हो वही गया, ना। खुश हो गया था भाई। वो ना तेरे भी मारे तो मारते ही नहीं। आपको भी है दादा की वो मिली तो मारते ही है। मैं ये कह रहा हूँ मिलनी सबको, मिलनी तुम सबको ही है, लेकिन लॉ कह रहा है ना बेटे, लॉ भी तो समझ लो। लॉ में बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें पता नहीं होती, तो इसलिए अब कुछ लोग तो फिर फादर की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे। अरे चल उधर नू, ऐसे नहीं। Respect पूरी है father की। रिस्पेक्ट पूरी है, प्रॉपर्टी मिले या ना मिले। गुड, दैट शुड बी, इसीलिए जरूर मिलेगी। मैं वैसे बता रहा हूँ, मैंने लॉ का एक पॉइंट डिस्कस किया था। आई एम नॉट गिविंग यू द पर्सनल एग्जाम्पल, मैं किसी को भी नहीं कह रहा था। एक एग्जाम्पल मैंने वो एक पॉइंट समझा है, लीगल पॉइंट बताया है कि आप जो कमाओगे उसका पूरा राइट आपको है कि उसके साथ आप क्या करें, ये लॉ कहता है। तो आपके फादर, किसी के भी फादर, मेरे भी फादर, जरूरी नहीं है कि वो मुझे ही दे, वो चाहे तो किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इतने छोटे से पॉइंट से इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत बड़ी बातें बोल दी। इनमें भी कुछ कुछ चीजें आगे जाकर कैसे मॉडिफाई और चेंज होती है वो बाद में बताएंगे, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आगे क्या कह रहा है? एन अनाउंसमेंट टू गिव स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन स्कोरिंग मोर देन 95%। अब आप केस कर दोगे उन्हें, आपने बोला था मैं ले आई 95% से ज्यादा, मेरी स्कॉलरशिप दो। नहीं, यू कांट मेक एनी केस अगेंस्ट देम। वो उनकी एक मेयर स्टेटमेंट थी, यू कांट कंपेल देम। ठीक है ना? ये पॉइंट क्लियर सबको? एग्जाम्पल से याद रखना है। बी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 केस आपने सुने, आज चौथा केस भी आप सुनना है। हैरिर वर्सेस वेसी के अंदर क्या हुआ? इसके अंदर वो कह रहा है क्वेश्चन टू आंसर। ये क्वेश्चन टू आंसर वाली सिचुएशन बड़ी खतरनाक होती है। कभी कभी आपके सवालों का जवाब अगर मैं दे देता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके फेवर में बोल रहा हूं, मैंने तो जवाब दिया है सर, मैंने एक आपको जवाब दिया है, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये जो आपकी कार खड़ी है अगर बेचोगे तो कितने की बेचोगे? मैंने कहा भाई 2 लाख रुपए की। आप आगे लाओ सर, हो गई मेरी कार, ये पकड़ो 2 लाख। नाउ क्या आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया उसका आंसर
अपने आप में ऑफर या एक्सेप्टेंस हो गया। यही सेम चीज यहां पर हुई, यही सेम चीज इस क्वेश्चन में हुई, इस पार्टीज के साथ हुई, हैरी वर्सेस पेसी। क्या कह रहा है इन दिस केस प्रीवी काउंसिल क्या होता है बाद में बताऊंगा। एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑफर एंड एन इन्विटेशन टू ऑफर। दो चीजें हैं, एक ऑफर और एक इन्विटेशन टू ऑफर। इन द गिवन केस द प्लेंटिफ थ्रू अ टेलीग्राम आज द डिफेंडेंट्स। प्लेंटिफ कौन होता है? जो कंप्लेंट करता है, उसको कंप्लेनेंट भी बोलते हैं, उसे प्लेंटिफ कहते हैं। डिफेंडेंट अदर पार्टी। प्लेंटिफ यहां पर कौन था? जो पहली पार्टी होती है नॉर्मली उसको प्लेंटिफ मानते हैं नॉर्मली। तो क्या है, हैरी ने फेसी को एक चिट्ठी लिखी, टेलीग्राम लिखा। क्या लिखा उसमें और क्या करा? आस्क द डिफेंडेंट्स 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस पूछे उसने उससे, हैरी ने फेसी से, एच ने एफ से पूछे। पहला क्वेश्चन क्या था? विल यू सेल द बम्पर हॉल पेन? क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस। उसका एक लोएस्ट कैश प्राइस भी बता दो, जो मैंने जैसे किसी अपनी कार को लेकर एग्जांपल दिया। डिफेंडेंट रिप्लाइड, यानी एफ ने रिप्लाई किया थ्रू टेलीग्राम। टेलीग्राम से मैसेज चला गया दैट द लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड्स। ये उसने आंसर दे दिया। द प्लेंटिफ सेंट अनदर टेलीग्राम stating we agree to buy bumper hall pen at the rate of 900 pounds। उसने एक और टेलीग्राम कर दिया कि मैं 900 पाउंड्स में ये एक्सेप्ट कर रहा हूं। However, the defendant refused to sell the property at the price। उसने मना कर दिया। मैटर कोर्ट तक पहुंच गए। The plaintiffs sued the defendants contending that they had made an offer to sell the property at 900 pounds। उसने कहा कि मैंने तो इनको बोल दिया था सर, और इन्होंने तो 900 रुपए में एग्रीड भी हो गए थे। अब ध्यान से समझना, आपने मुझसे पहले क्वेश्चन पूछा कि आप अपनी कार कितने की बेचोगे, मैंने कहा 2 लाख रुपए की। इसने क्या कहा? इसने क्वेश्चन पूछा कि वो आप बम्पर हॉल पेन कितने का बेचोगे, उसने कहा 900 पाउंड्स, मैंने बोला था 2 लाख रुपए। तो क्या वो जो रिप्लाई है वो मैंने आपको ऑफर किया क्या? मैंने तो आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया था, और आपने पूछा था कितने की बेचोगे, मैंने बोल दिया इतने की। ये तय थोड़ी हुआ था कि आपको बेचूंगा। तो उसने सीधा 900 पाउंड्स की ऑफर भेज दी मुझे, और कह रहा है जी आपने तो एक्सेप्ट कर लिया था, और अपनी मर्जी से कहानी रच रहा है कि हमने तो 900 पाउंड्स इनको बोल भी दिया, एग्री टू पे भी हो गए, और ये भाई साहब मुकर रहे हैं। तो क्या अब आप मुझ पर केस कर पाएंगे? क्या मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, या क्या मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया? 2 क्वेश्चन अलग अलग। तो मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया था, आपके ऑफर को तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको तो मैंने रिफ्यूज कर दिया। जब आपने मुझे कहा कि सर मैं 2 लाख रुपए भेज रहा हूं, तो मैंने तो उसको रिफ्यूज कर दिया। डू आई एक्सेप्टेड योर ऑफर? नो। डू यू मेड एन ऑफर? नो। यू जस्ट आस्क अ क्वेश्चन एंड आई जस्ट रिप्लाई द आंसर। तो रिप्लाइंग आंसर ऑफ अ क्वेश्चन इज नॉट सपोज टू बी एक्सेप्टेंस। ये था इसके अंदर। केस का नाम क्या है? हैरी वर्सेस पेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर जाता है, बम्पर हॉल पेन के नाम से फेमस है। अगर और कुछ नहीं तो बम्पर हॉल पेन लिख देंगे तो केस उसी के नाम से बहुत पॉपुलर है। ठीक है जी, बात समझ आई सबको? प्रीवी काउंसिल क्या होती है? प्रीवी काउंसिल होती है यूके की हेड ऑफ द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। ये प्रीवी काउंसिल ने डिसीजन दिया था। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर प्रीवी काउंसिल होती है, जो वहां के जो क्वीन होती है, अब तो किंग हो गए, उनकी उस अध्यक्षता में चलती है। आपने सुना ही होगा यूके के स्ट्रक्चर के बारे में। तो वहां पर तो क्वीन को ये स्टेटस मिला हुआ है कि जो प्रीवी काउंसिल है वो क्वीन की उसमें चलती है।
संरक्षणा बोल रहे हैं जो भी, अब किंग आ गए, तो उस तरह से तो उन्होंने ये डिसीजन दिया, नहीं जो वहां की सुप्रीम वो थी लीगल फॉर्मेट, तो उन्होंने कहा कि सॉरी ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर सबको? तो आपने सिर्फ अभी इसकी थियरी अब जो थोड़ा सा ब्रीफ घर पे बना लेना, जिससे मैं अगला पॉइंट भी समझा दूं, शायद सर आने वाले हैं। फिर क्या कहता है, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। ये भी सिंपल सा है, आप किसी भी शोरूम में जाते हैं, बाहर एक स्टेटमेंट लगा हुआ होता है, ये चीज इतने रुपए की, ये चीज इतने रुपए की, ये चीज इतने रुपए की। वो ऑफर नहीं है, वो ऑफर नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ऑफर तो आप करोगे कि आई वांट टू बाय दिस, ऑफर तो वो होगा, उन्होंने ऑफर नहीं किया कुछ। समझ रहे हैं बात को? फिर नेक्स्ट देखो, क्या इसका भी केस पढ़ लेते हैं, मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना। ये भी 5वां केस आपने, तो मुझे लगा सर आएंगे। मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना, इसमें भी यही हुआ। इसमें क्या हुआ, देखो क्या कहता है, वेयर द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैड सेड द he would not accept less than 6,000 pounds for it. The statement did not indicate any offer but indicated only an invitation to offer. अपन्ना जो लेडी थी, उसके पास एक बहुत खूबसूरत फार्म हाउस था। मैकफर्सन ने उसको ऑफर किया कि भाई मैं आपका ये फार्म हाउस खरीदना चाहता हूँ, और उसने जो भी बातचीत की, उस बातचीत के अकॉर्डिंग आया कि उसने ये लिख दिया अपन्ना ने कि मैं 6,000 पाउंड से नीचे तो इसे बेचूंगी ही नहीं, ये लिखा था उन्होंने। उसने से पूछा होगा कि हाँ जी आप ये बेचना चाहती है? उसने कहा हाँ बेचना मैं चाहती हूँ। अच्छा क्या आपकी डिमांड है? उसने कहा 6,000 पाउंड से नीचे मैं नहीं बेचूंगी इसे, ये बोला। मैकफर्सन बात कर रहा था, इन द मेन टाइम अपन्ना की किसी के साथ डील हुई और उसने उस फार्म हाउस को उसे बेच दिया। मैकफर्सन साहब कोर्ट पहुंच गए, ये कहते हुए कि जी बातचीत तो मेरे साथ चल रही थी, हाउ कैन शी सोल्ड टू अदर। तो उसमें उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि क्या हुआ था, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, रिटेन उसमें चल रहा था कि इन्होंने तो मुझसे पूछा कि क्या आप अपना फार्म हाउस बेचना चाहते हैं? मैंने कहा यस। तो इन्होंने कहा क्या प्राइस लोगे? तो मैंने तो इनको ये कहा था कि 6,000 पाउंड से नीचे का नहीं बेचेंगे, मेरी तरफ से कुछ ऑफर नहीं किया, बल्कि मैंने तो इनवाइट किया कि टू मेक एन ऑफर। इन्होंने ऑफर करा कहा मुझे अभी, मैंने इनको ये बोला है कि मैं 6,000 पाउंड से नीचे का ये फार्म हाउस नहीं बेचूंगी। ये ऑफर करते कि हाँ आई एम रेडी टू पे यू 6,000 पाउंड। मेरा क्वेश्चन को इन्होंने क्या समझ लिया कि 6,000 पाउंड, और ये 6,000 पाउंड का मानकर चल रहे हैं कि मैंने इनका एक्सेप्टेंस कर ली, मेरी किसी और के साथ डील हुई, मैंने बेच दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज है इसके अंदर। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। ये वाला पॉइंट जो हमारा 9th पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर से पूरा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, समझ आया आज का? चलो थैंक यू।